बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज तो एक तरफ स्क्रीन पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आ रही थी। सबसे ज़्यादा जिस पर तनकीद हो रही है वो जो चीनी बहरान के हवाले से FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साबिक वज़ीर आज़म ने, और उसमें उन्होंने तमाम तर चीनी बहरान का ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और असद उमर को ठहराया। और ये भी कहा कि ये चार वो शख्सियात हैं जिनका नाम इस कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। उसके जवाब में हमने देखा कि शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए एहतसाब हैं, और उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात और जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, उसका जवाब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा उनका नाम लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और ये भी कहा कि माजी में ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई रिपोर्ट किसी कमीशन की वो पब्लिक की जाए और अपने ही लोगों के नाम जो हैं वो भी मंजर आम पर लाए जाएं। एक तरफ तो ये मामला है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम मामला है और जिसका शिकार पूरी इस वक्त पाकिस्तानी कौम ही क्या पूरी दुनिया नज़र आ रही है, और कैसे इससे नबर्द आज़मा है, हर मुल्क अपने तय कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो माजी के नंबर्स थे कोरोना वायरस को लेकर, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपके सामने ज़रा कुछ रखते हैं कि मार्च में जो कंफर्म्ड केसेस कोरोना वायरस के सामने आए थे वो 2039 थे मार्च में, और 26 अमवात जो हैं वो इस एक महीने में रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा अप्रैल में 16,817, वो नंबर जंप करके 16,817 तक गया अगले महीने अप्रैल में, और 385 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई। और मई, जो कि कल ये महीना ख़त्म हो रहा है, और आज के दिन तक यानी 30 मई तक के जो फिगर्स हमारे सामने हैं वो 66,457 कंफर्म्ड केसेस हैं, और 1,395 अमवात जो हैं वो इस महीने में तकरीबन ये हो चुकी हैं। और अभी 24 घंटों के अंदर, हम कल जब प्रोग्राम कर रहे थे तो कल ये कहा जा रहा था कि अभी तक जो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड अमवात हुई हैं, लेकिन आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कल के मुकाबले में ज़्यादा अमवात हैं, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर जो है वो 78 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और इसके अलावा 2,429 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा नंबर है। सो इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो दूसरी जानिब जा रहे हैं। मईशत की बात की जाती है, आवाम को भूख से नहीं मरने देना, इसकी बात की जाती है, और हर तरफ जो है वो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये फैसला हो गया है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाएगी। वो जो 2 तातीलात दी गई थी कि जिन दिनों कारोबार नहीं होंगे, उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उनको कैसे ख़त्म किया जाए। सिंध ने कह दिया है कि जो विफाक फैसला करेगा हम उनके पीछे जाएंगे, अपने तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उससे, विफाकी पॉलिसीज़ से उनको मशरूत कर दिया है। आज NCOC की जो मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा ये जो प्रेस रिलीज़ सामने आया उसमें कहा गया है कि अगस्त तक तमाम स्कूल्स जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि समर सीज़न है और उसमें पैंडमिक जो है वो अपनी पीक पर जाएगा। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स खोलने की बात हो रही है। जो रेस्टोरेंट्स जो हैं नेगेटिव लिस्ट के अंडर हैं, यानी कि जहाँ पर ऐसे हिफाजती इक़दामात या SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सकता, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि या तो उनकी सर्विसेज कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी या पार्शली उनको इजाज़त दी जाएगी। फिर शादी हॉल्स खोलने की बात की जा रही है कि वहाँ पर अगर लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट्स हों तो इजाज़त दी जाएगी 1 डिश की, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगी SOPs की। अब जब SOPs का जिक्र किया जाता है तो हम देख ही रहे हैं कि कितना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। आज फिर NCOC की मीटिंग में कहा गया कि मास्क जो हैं उनको लाजिम करार दिया जाएगा। अब क्या वाकई इस पर कोई एक्शन भी होगा वायलेटर्स के अगेंस्ट, ये भी सवाल बनता है। आउटबाउंड फ़्लाइट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेशनल हैं, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशनल कर दी गई हैं। मार्केट्स, बिजनेसेस खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोलने जा रही है हुकूमत। लेकिन ऐसे में क्या वाकई ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये पॉलिसी जो है क्या आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा तो नहीं हो सकती? बात करेंगे आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से।
صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MNA، شائستہ پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA پاکستان مسلم لیگ نواز کی، شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ آپ چاروں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آئی اسٹارٹ ود یو، آپ کا ذرا پہلے تجزیہ اس پہ میں جاننا چاہوں گی کہ تمام تر جو کاروبار ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، زندگی کے معمولات ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کرونا ہے ہی نہیں، عوام میں بھی شاید اس بات کا ادراک ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جو حکومت خود ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ اموات ہو گئی ہیں، اس کے باوجود یہ تمام تر اقدامات حکومت کی طرف سے کرنا، لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کیے چلے جانا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھا جا رہا ہے یہ فیصلے کرتے وقت، یا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں حکومت کے پاس؟ شکریہ سعدیہ۔ دیکھیے، میرا خیال ہے غیر سنجیدہ رویہ ہے حکومت کا بھی اور لوگوں کا بھی، اور اس کو جس انداز میں یہ بڑھ رہا ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا نے جو شرح بتائی ہے وہ 92% ہے۔ اب اگر 92% یہ ہے صورتحال، تو آپ تصور کریں کہ اگلے 2-3 مہینے میں، اور جس طرح جب تک لوکل ٹرانسمیشن، تو جب تک جو جولائی کا WHO نے کہا ہے کہ بائی دی اینڈ آف جولائی جو ہے وہ 2.5 لاکھ کے قریب ہوگا، تو آپ کی کیپیسٹی کدھر ہے؟ یعنی ہمارا جو فوکس ٹوٹل اس چیز پر ہونا چاہیے، ہم نے کرونا کو اور لاک ڈاؤن کو، اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن کو، ولن اور ہیرو کی اس میں تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی لاک ڈاؤن کو کی سنجیدگی سے بات کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے بے روزگاری اور بھوک سے، اور دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ لیکن آپ جس وائرس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے، وہ ایک ایسا وائرس ہے جو صرف ایک شخص کو نہیں لگتا۔ اگر ایک شخص کو لگ گیا تو وہ کئی لوگوں میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہننا لازم ہوگا، صرف ماسک پہننا لازم مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب ماسک پہن کے اگر میں لوگوں سے گلے مل رہا ہوں تو وہ اتنا ہی نقصان دہ، ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میں مجمع میں جا رہا ہوں ماسک پہن کے، اور اسی طریقے سے میں جو ہے وہ میرا بیہیویئر ہے، میں اسی طریقے سے چیزیں پرچیز کر رہا ہوں، مجمع میں موجود ہوں، مارکیٹ میں جو ہے اب آپ شاپنگ پلازاز بھی آپ نے کھول دیے ہیں، آپ باقی چیزیں بھی کھول رہے ہیں، اور خود ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ SOPs پہ لوگ عمل نہیں کر رہے، یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ SOPs پہ عمل نہیں کروایا جا رہا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ جو غیر سنجیدہ رویہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کو ہم ٹریٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ایک ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں فلو ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن فرق اس میں اور کرونا میں یہ ہے کہ باقی بیماریوں کا علاج موجود ہے، کرونا کا واحد علاج اور واحد پروٹیکشن ہے بالکل صحیح، اپنے گھر پہ رہیں، سیف رہیں، اور ہم لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جو چیزیں کھولنے جا رہے ہیں وہ جہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے جو صورتحال ہے، اس سے بے روزگاری میں وہ ہوگا، لیکن اس سے وائرس بھی پھیلے گا۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں بے روزگار ہوں، میں روزگار کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے روزگار ملے نہ ملے، مجھے وائرس مل جاتا ہے، تو میرے اوپر تو ملٹیپل پرابلمز آ گئی میرے اوپر، کہ میں بے روزگار بھی ہوں اور مجھے وائرس بھی لگ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے آپ کا ماننا ہے کہ غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ اس معاملے پر اپنایا جا رہا ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب، یہ کیوں غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے؟ آج ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بالکل ہی ناسمجھی والی پالیسی ہے، غیر دانشمندانہ پالیسی ہے۔ آپ لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ خدا نخواستہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ تمام کاروبار، وہ تمام چیزیں آپ کھولتے چلے جا رہے ہیں جس سے عوام کی زندگی زیادہ جو ہے وہ اس خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سعدیہ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، ہمیں صرف آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس بات پہ ہمیں اختلاف اس بات پہ ہے کہ کیا لاک ڈاؤن اس مسئلے کا حل ہے، جو آپ ایک نقطے پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا حل ہے سوشل ڈسٹینسنگ، احتیاطی تدابیر، یا ان کو آپ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، یا جس کو انہوں نے کہا جی SOPs۔ صحیح ہے۔
अब आप दूसरा फिनोमेना ये है कि इसने कितना अरसा रहना है ये आपको भी नहीं पता, WHO को भी नहीं पता। क्या हम लॉकडाउन करके अगले 1.5 साल 2 साल लोगों को बंद करके इस बीमारी को रोक सकते हैं? हम समझते हैं नहीं रोक सकते। अगर रोकना होता तो सिंध ने सबसे पहले कंप्लीट लॉकडाउन किया। सिंध की आबादी पाकिस्तान की 1/4 आबादी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर केसेस फैले हैं तो वो सिंध में है आबादी के लिहाज से। तो ये अगर सिंध कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी इफेक्टिव नहीं था, समझते क्या हैं, कंसर्न हम आपकी तरह हैं, तशवीश आपसे ज़्यादा है, जिम्मेदार भी हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन इस मसले का हल होता तो अमेरिका में इस वक्त 1 लाख से ऊपर लोगों की अमवात हो चुकी हैं। वो भी कल पीएम से मीटिंग में आप ही ने पीएम साहब को मशवरा दिया था ना कि रेस्टोरेंट्स खोल दें। नहीं, मैंने उनके इसलिए कि रेस्टोरेंट्स मैंने बात नहीं की, मैंने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री है मरी की और गलियात की, जहाँ बहुत बुरा असर हुआ है। लोग भूखे एक दूसरे, लिटरली वो जो छोटे छोटे मुलाजिम थे वो भूखे मर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। वो मीडिया पे चली खबर, वो मेरी ही थी, लेकिन कहने की बात क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जो एसओपीज की बात कर रहे हैं, चलिए वो मान लेते हैं। मैं मदर साहब की बात को मदर साहब ने कहा कि गैर संजीदा, मैं इस लफ्ज को उनको चैलेंज करता हूं। अमल दरामद गैर संजीदा नहीं है, हुकूमत का काम है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमारे टीवी पे हमारे मुखालिफ हैं, अंदर बैठ के हमारे साथ हैं। हम सब ये समझते हैं कि आप जो हमें गैर संजीदा कह रहे हैं, हम आपसे ज्यादा संजीदा हैं। बराए मेहरबानी आप लॉकडाउन को जहां जहां हुआ है उसका रिजल्ट देख लें। हम समझते हैं कि हम जल्दी से जल्दी खोलें और जल्दी से जल्दी लोगों को एहतियाती तदाबीर पे लेके आएं, ताकि हमने और आपने पता नहीं कितना अरसा इसके साथ जिंदा सही है। मैं पहले शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ जाऊंगी, उनसे ज़रा, क्योंकि सिंध की बात हुई है कि सिंध में भी अगर मौसर होता लॉकडाउन तो शर्मिला साहिबा, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इतने केसेस वहाँ से भी रिपोर्ट ना होते। और दूसरा ये भी क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा कहा है कि हम मशरूत कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ वफाक से और NCOC की मीटिंग्स के फैसलों से, तो क्या वाकई फिर जो ये पॉलिसीज़ हैं आप उसका साथ अगर दे रहे हैं तो आप मान रहे हैं कि वो ठीक हैं? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर सिंध ने अज खुद फैसला करना होता तो सिंध अभी तक लॉकडाउन में रहता और सिंध लॉकडाउन ना हटाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े दुख से और तकलीफ से कहना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 29 मई को रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। 78 पीपल हैव डाइड और अब तक मजीद 38 लोग और अपनी जान दे चुके हैं इस वायरस से। सिंध ने लॉकडाउन का फैसला सबसे पहले किया, स्कूल्स बंद करने का फैसला सबसे पहले किया, क्योंकि इस वबा से बाहर निकल के हम लड़ नहीं सकते। इस वबा से हम घर बैठ के मुकाबला कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इससे हमें बचना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध को या किसी और सूबे को वफाक की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिली। मुसलसल पहले दिन से वजीर आज़म साहब लॉकडाउन के खिलाफ बातें करते रहे कि लॉकडाउन नहीं होगा, लोग भूख से मर जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे, ये नैरेटिव वो कहते रहे। देखिए, रियासत का काम ये नहीं होता कि लोगों को भूख से मरने दो या लोगों को वबा से मरने दो। रियासत का काम और एक प्रोएक्टिव लीडरशिप का काम ये होता है कि आप लोगों को भूख से भी बचाएं और आप लोगों को बीमारी से भी बचाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा नैरेटिव वफाक की जानिब से नहीं आया। और आज दिन तक आप देखें कि लोगों में जो कंफ्यूजन है और जो लोग ये कहते हैं, गवर्नर्स बैठ के कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं कि जी ये फ्लू है, ये 50 साल से उम्र बड़े लोगों को लगता है, फलान लगता है। आप गलत बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आज लोग, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज जब बाहर जाती हूँ, मैं मास्क पहन के जाती हूँ, मैं देखती हूँ 99% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। और ये वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, जो मार्केटों में जा रहे हैं, जो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो 20 रुपए का मास्क नहीं खरीदेंगे। और अगर आपके पास, आप समझते हैं कि मास्क महंगा हो गया, जो कि हो गया है, एक हकीकत है, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आप कपड़े का मास्क लें, आप वो पहने, उसको जब उतारे उसको धो लें, उसको दोबारा पहने, आप उसको बार बार पहन सकते हैं धो के। लेकिन ये आगाही कौन देगा? लोग मानते ही नहीं है, वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग सादिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ही नहीं कोरोना। आप देखिए सिविल अस्पताल में कल क्या हुआ कराची के अंदर, वहां पर एक शख्स की मौत हुई कोरोना से। लोग हाथ में डंडे रॉड्स लेकर आए मारने की, जी कि ये कोरोना शरोना ये सारा बकवास है, ये तमाशा लगा। क्यों
क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के कह रहा है, क्योंकि आपकी फेडरल गवर्नमेंट बैठ के कह रही है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में उस टॉप लेवल से आप कह रही हैं कि गैर संजीदगी जो है वो दिखाई गई है, जो मजहर अब्बास साहब का भी नुक्ता था, आप एग्री कर रही हैं। मैं जरा शाइस्ता साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। पहले मैं आती हूँ दोबारा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शाइस्ता साहिबा, मुझे ज़रा इस पे बताइएगा कि अब आप सब जब कह रहे हैं कि गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और ये पॉलिसीज़ बिल्कुल अवाम के फ़ायदे में या मुफाद में या उनकी जान बचाने के लिए नहीं हैं, तो ऐसे में हुकूमत आपको ये बताती है कि जी भूख से क्या लोगों को मरने दें, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों का रोज़गार जो है वो बंद कर दें, तो क्या करेंगे? तो करना क्या चाहिए ऐसे में? वो SOPs बना रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या करे हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया। देखें, सबसे पहली बात तो जैसे मेरे से पहले भी सब लोगों ने कहा कि हुकूमत का, रियासत का काम होता है प्रोएक्टिव एक पॉलिसी देने का, और मल्टी उसकी वो होनी चाहिए अप्रोच कि उनको भूख से भी बचाना है और उनको आपने बीमारी से भी बचाना है। देखें, ये इसका ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। मेरे ख्याल से हम तमाम में बुरी तरह फेल हुए। देखें, आज वजीर आजम साहब को ये फिक्र है कि लोगों के पास रोजी नहीं है, वो भूखे हैं, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। तो सादिया, ये आज की बात तो नहीं है, ये कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश तो नहीं। जो इकोनॉमिक हालात हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है। आप सब चैनल्स, तमाम चैनल्स बता रहे थे कि क्या हालात हैं, और अब तो बल्कि मैं आपको बताऊं, जिसकी जो बसात है, जिसकी जो औकात है, सब लोग निकले हुए हैं और अपने आस पास देख रहे हैं और मदद करें। और अव्वल मुझे बताएं कि वो जो रजिस्टर हुई थी इतनी फैनफेयर के साथ टाइगर फोर्स, क्या वो नहीं देख सकती थी कि कौन किसके घर में क्या पहुंचाना है? देखिए, जो गैर संजीदा रवैया है ना, एक जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो रोल मॉडल होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब अमेरिका, US जैसे, UK जैसे, इटली जैसे हॉस्पिटल्स केटर नहीं कर सके तो हम तो क्या करेंगे। मतलब हमने तो पहले दिन से हाथ उठा दिए थे कि हमारे बस का ये काम नहीं है, और फिर उसके ऊपर एक नॉन सीरियस एटीट्यूड। लॉकडाउन हुआ, सादिया आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं कि किस किस्म का वो लॉकडाउन था। वो लॉकडाउन था या नहीं था। फिर आया स्मार्ट लॉकडाउन, वो क्या था? मतलब जो पहले ही नहीं था उसको स्मार्ट कर दिया गया। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने के लिए भी स्मार्ट लोगों की जरूरत होती है, वो यहां कैपेबिलिटी है ही नहीं। देखें, पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मुझे आप बताएं कि अगर ये कहते हैं पॉलिसी है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा, उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसको कौन देखेगा कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं बीमारी को नहीं कंपेयर कर रही, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे कह रही हूं कि शहबाज शरीफ ने डेंगू को जब कंट्रोल किया था तो उनके तमाम अदारे उनके साथ थे, तमाम लोग, पॉलिटिकल लोग उनके साथ थे, और वो घर घर हमने जाके चेकिंग्स की थी, घर घर लोगों को देखा था और उनको शऊर दिया था। यहां तो आपके प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई है, उनकी कोरोना से तो लड़ाई है ही, उनकी तो आज भी मुझे लड़ाई लगती है कि वो सियासी लड़ाई है। वो तो अपने सियासी लोगों को साथ लेके चल ही नहीं देंगे कि ये कहना ठीक है कि अगर कोरोना वायरस है तो दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगारी से या गुर्बत से मरने नहीं देते, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है कि पैरेलल दोनों चीज़ों को लेकर चले, कि लोग ना इस वायरस से मरें और ना ही भूख से मरें। ये हुकूमतों का, रियासतों का काम होता है, और गैर संजीदगी का मुजाहरा आप कह रहे हैं कि किया जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे, और ऐसे में जो इन्फोर्समेंट की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए, जो SOPs जिनका हुकूमत दावा करती है कि हमने हर सेक्टर के लिए, हर शोबे के लिए बना दिए हैं, वो कब होगा, वो कब आवाम को देखने को मिलेगा कि वाकई आवाम के अंदर भी इस इशू को लेकर एक संजीदगी आए, इस बात का इदराक हो कि ये जंग जो है हम वो लड़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मज़हर अब्बास साहब, इस पे हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन की तनकीद जो है वो बिला जवाज़ है, वो भी नहीं बता सकते कि ऐसे में क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो है कि ये जो SOPs बनाए जा रहे हैं इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप सभी ने इस चीज़ का खुद अभी जिक्र भी किया है। सो हुकूमत को बजाय एडवाइजरी के क्या इन्फोर्समेंट पे नहीं जाना चाहिए? और ये काम तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, प्रोविंसेस भी अपने अपने तय ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। सर, ये पहली चीज़ तो ये कि अपोजिशन का भी रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन का कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं है। यानी आपका काम सिर्फ महज गवर्नमेंट की अपोजिशन करना नहीं होता। आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, आपके इलेक्टेड लोग भी हैं, आपके काउंसलर्स भी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट नाज़िम्स भी हैं। उस लेवल पे, पार्टी लेवल पे मुझे नहीं नज़र आता कि कहीं कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा हो कोई पार्टी। बिल्कुल इसी तरीके से जो इमरान खान, मैं समझता हूँ, आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं काम कर रहे हो तो कर रहे हो, आपको कहीं पाकिस्तान में टाइगर फोर्स की कोई परफॉर्मेंस नज़र आ रही है? उनका यही काम था ना कि लोगों को जाके शऊर दें SOPs पे अमल दरामद करने के लिए। आप जाके मालूम करें, सर्वे कर लें अपने अपने इलाकों में कि कितनी जगह टाइगर फोर्स के लोग गए हैं और उन्होंने लोगों से SOPs पे अमल दरामद करने को कहा है। देखिए, जब संजीदगी की मैं बात करता हूं तो संजीदे रवैये क्या होते हैं? संजीदा रवैया ये होता है कि मिनिस्टर्स हों, आपकी पार्टी वर्कर्स हों, आपके जो यूनियन काउंसिल के लेवल के लोग हों, वो एक्टिवली नज़र आ रहे हों। आप यूनियन काउंसिल्स के थ्रू, सबसे बेसिक काउंसिल्स होती हैं, उनके थ्रू लोगों के घरों में खाना पहुंचवा रहे होते हैं। आप उसमें एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक एटीट्यूड जो होता है वो ये होता है कि ये वक्त नहीं है हमें आपस में लड़ने का, और यही अपोजिशन का भी वो होना चाहिए। अब सेशन हो गया, अब एक दूसरा पार्लियामेंट्री सेशन हो जाएगा, इसमें भी आप देख लीजिएगा तो जो संजीदगी दिखाई जाती है वो उसमें दिखाई जाती है जहां आप लोगों से राय लेते हैं, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से भी, आम लोगों से भी, कि यार किस तरीके से इस चीज़ों पे अमल दरामद कराया जाए, लोगों को किस तरह बावर कराया जाए कि SOPs पे अमल करें। और ये जो कहना है कि लॉकडाउन जो है वो मसले का हल नहीं है, जिन मुल्कों की आप मिसाल दे रहे हैं उन मुल्कों में यहाँ क्रिटिसिज्म भी यही हो रहा है कि आपने पहले लॉकडाउन नहीं किया, उसकी वजह से इतनी अमवात हुई हैं। और आपके यहाँ जो रेशो कम है उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि शुरू में जो आपने लॉकडाउन किया, उससे आपको आज फायदा हो रहा है उसकी। ठीक है, ये गॉट योर पॉइंट। अब 2-3 चीजें जो मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से जानना चाहूंगी कि सिंध ने ऑब्वियसली लॉकडाउन का आगाज किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उस टाइम पे जिस तरह शर्मिला साहिबा ने कहा कि अगर ये इंडिविजुअल का एक फैसला होता या एक पार्टी का फैसला होता, क्योंकि पूरे मुल्क को देखना है, सिंध हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि हम लॉकडाउन चाह रहे थे एक्सटेंड करना, आपके लोगों ने वहाँ जाके इंस्टिगेट किया ताजिर बिरादरी को भी कि जी ये कारोबार जो है सिर्फ सिंध बंद रखना चाह रहा है, बाकी जो मुल्क है वो तो खोलना चाह रहा है, हमारी हुकूमत तो खोलना चाह रही है। एक ये ज़रा इसका बताइएगा, और दूसरा ये टाइगर फोर्स वाकई कहाँ गायब हो गई? आपका तो ज़रा कोई काम होता है सोशल मीडिया पर, उसके इतने वावेला और चर्चा होता है, ऑपोजिशन के 3, लेकिन नज़र नहीं आई टाइगर फोर्स। पहली बात ये शर्मिला साहब की बात मुझे समझ नहीं आई कि ये लॉकडाउन चाहते थे और वज़ीर आज़म ने इनको सपोर्ट नहीं किया। करते वक्त आपने खुद कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद आपको वो कौन सा इख्तियार चाहिए कि जो आपको वज़ीर आज़म से चाहिए था? फिर ये अंदर बैठ कह रहे हैं कि वो रखते लॉकडाउन, फिर उनको पता चल गया कि दैट बैडली फेल्ड आइडिया, बैडली फेल हुआ, और ये पहले तो ये आके फ्रंट फुट पर लीड किया। अब वो वज़ीर आज़म कि अगर हमारे बस में होता तो आज भी लॉकडाउन होता। वो बस में होता तो करते ना, किसने मना किया था? ये सिर्फ एक सियासत है जो उन्होंने खेली और फ्लॉप हुई, और अब वो वज़ीर आज़म के पीछे छुपना चाह रहे हैं। हम तो बड़े ओबीडियंट हैं जी वज़ीर आज़म जो कहें, हालांकि ये अंदर बैठ के बड़ी अच्छी बातें करते हैं। दूसरी बात ये, बट देखिए एक चीज और भी ज़हन में रखें ना कि अगर वो हर सूबा, सही बात है कि 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद है, खुद मुख्तार है, फैसले कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जो खुद नोटिस की समाअत हुई, वो याद है आपको रिमार्क्स कि उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए कोरोना जैसे मामले पे। जो भी आए उससे पहले ये वापस आ चुके थे, बिकॉज ये ना तो लॉकडाउन कंट्रोल कर सके, ना ये स्प्रेड कंट्रोल कर सके, ना ये लोगों को 1 रुपया दे सके। इन्होंने को 8 अरब का राशन दिया, वो भी जैसे पीपल्स पार्टी का जाता है, ना देने वाले को पता ना लेने वाले को पता है। जबकि वफाकी हुकूमत ने बिला तफरीक तकसीम सूबा कोई छोड़ के तकरीबन 8 करोड़ यानी नफूस को
اور 1.25 करोड़ ख़ानदानों को घर घर बगैर किसी सियासत के पैसे भी पहुँचाए। चलें, शुक्र है आपने वो नंबर नहीं बोल दिया जो आपके हलीम आदिल शेख ने कह दिया था। नहीं, मैंने ये कहा कि वो 1.25 करोड़ ख़ानदान थे, उनको अगर आप 5 से ज़रब दें तो ये 6 से 7 करोड़ लोग बनते हैं जिनको पाकिस्तान की तारीख में दुनिया मान रही है कि डेवलपिंग नेशन में ये एक यानी मॉडल तरीका था वो करने का। इन्होंने कहा कि हम उसको फेल हुए, वो भी हम नहीं मानते। अब असल बात यह है कि ऑपोजिशन मुझे बताएं कोई एक इन्होंने आपको काबिल अमल बात बताई है? अच्छा। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से हीरो बन के आए थे, उन्होंने कोरोना से लड़ा, उनका ख्याल था कि यहाँ पे लाखों की अमवात हो जाएंगी और हम हीरो बनेंगे। वो उस दिन के बाद बाहर नजर ही नहीं आए, छुप के बैठे हैं और नैब से भी छुप के बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि जो सारा प्रोसेस है, वजीर आजम का जो स्टैंड था पहले दिन से बड़ा वाजे था और पीपल्स पार्टी अपना स्टैंड से हट के आज वजीर आजम पे आई जब उनको लोगों का कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो नाकाम हो गए तो वजीर आजम के पीछे छुप रहे हैं। भूल गया वो टाइगर फोर्स। देखिए, इनको समझाना ये है, हमने इसको खोलना है, उस खोलने के बाद हम एक एक उसके लिए एसओपी बनाएंगे। ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व करेंगी वैसे वैसे कानून बनाएंगे। टाइगर फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स का रोल प्ले करना है। बट लॉकडाउन करना है, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा। टाइगर फोर्स कहाँ जा सकती थी? वॉलंटियर्स हैं। इसलिए कहा था ना कि लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। आप जरा मैं मतलब ये बात करूं, आपने आज खोलना है, उसके बाद एसओपीज बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले कारोबार खुलेगा, उसके बाद टाइगर फोर्स जाएगी, एसओपी समझाएगी। ये वॉलंटियर्स हैं जो पहली दफा इमरान खान की कॉल, खान साहब की कॉल पे 1 मिलियन लोगों ने वॉलंटियर किया। ठीक है, मज़र साहब आप उनको बजाय तनकीद करें, आप इस टाइप करें कि लोग आके हेल्प करना चाहते हैं। जी मज़र साहब। अब्बासी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, अपने तई आप कोशिश भी कर रहे हो। मुझे ये बताएं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये चीजें जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा भी हिंट करते रहे हैं और भी आपके लोग करते हैं, अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पूरी कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है, ये पूरी इसकी जिम्मेदारी लेगी कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? मदर साहब, रेस्ट श्योर, आप परसों भी जो मीटिंग होनी है उसमें तमाम सूबे, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। पूरी रियासत की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे। यहाँ लाखों अमवात हुई हैं, अल्लाह का फजल है, जो वजीर आजम की फोरकास्ट थी उसी हिसाब से ये बीमारी अभी जो फैली है 66,000 लोग हैं, जिनमें से तकरीबन 22-23 हज़ार मीटिंग में सब इकट्ठे होते हैं और बाहर जाके 24,000 लोग बयान देते हैं, मुकर जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका एक इसका मेडिकल एस्पेक्ट है, एक इसका सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। शर्मिला साहब, ये इस आबादी को इतने बड़े मौका दीजिएगा, उसके मुताबिक जो आपने बात की शर्मिला साहब, पहले जरा उसका जवाब दीजिएगा कि इन्होंने कहा कि सिंध 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात रखता है, तो फिर क्या मसला है? हमारे लिए रोल मॉडल बने। मैं पूछ लूं, और वो कह रहे हैं कि वजीर आजम की बात आप कर रहे हैं कि वजीर आजम ने सपोर्ट नहीं किया, तो किस चीज में सपोर्ट नहीं किया? देखिए सादिया, मैं आपको एक बड़ी साफ साफ बात बताऊं। सिंध ने जब लॉकडाउन किया उसके 2 दिन बाद पंजाब ने लॉकडाउन किया, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा फॉलोड। मतलब ये तमाम जो वजीर आला हैं, बशमूल मुराद अली शाह साहब, ये डॉक्टर तो नहीं है, ये तमाम लोग डॉक्टर्स के, हेल्थ ऑफिशियल्स के जो मशवरे हैं और जो दीगर ममालिक में जो इक़दाम उठाए गए हैं इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए, उसको देखते हुए ये फैसले कर रहे हैं। ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है कि आप मार्केट्स बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें और दुकानें बंद कर दें। ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इससे रोज़गार मुतासर होता है, बिलखुसूस जो डेली वेजर्स हैं, वो हमें भी अंदाज़ा था। लेकिन मुझे आप बताएं कि अगर फैसला करना है कि लोगों की जानें बचानी है या कारोबार बचाना है, तो आप क्या फैसला करेंगे? मैं क्या फैसला करूँगी? मैं लोगों की जानें बचाऊँगी। कारोबार रिवाइव हो सकता है, मईशत रिवाइव हो सकती है, एक मरा हुआ शख्स हम दोबारा नहीं लेकर आ सकते। सिंध में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद? इसलिए क्योंकि सिंध इस वक्त सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है और सिंध झूठ नहीं बोल रहा है, जो दीगर सूबे झूठ बोल रहे हैं ना, वो टेस्टिंग कर रहे हैं। पंजाब में आपको पता है कि ईद की छुट्टियों में सारे लैब टेक्नीशियंस को छुट्टी दे दी थी, लैब्स बंद थी, कोई टेस्ट नहीं हो रहा था। सिंध टेस्ट कर रहा था। आप जितने टेस्ट करेंगे उतने पॉजिटिव नेगेटिव केसेस आपके सामने आएंगे। और सिंध ने पहले दिन से बोला, जिस दिन पहला केस आया 26 फरवरी को, सिंध ने अनाउंस किया पहला केस टेस्टिंग की केसेस की तादाद ज्यादा हो रही है, पता चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम क्या आती है जब एक सूबा दुकानें खोल देता है
تو سندھ پہ پریشر آتا ہے سندھ کے تاجروں سے کہ جی ہم یہ صوبہ کیوں نہیں کھول رہے, اگر کورونا وہاں ہے تو کورونا یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ صداقت علی عباسی صاحب یہی پوچھ رہے تھے کہ پھر سندھ نے لاک ڈاؤن کیوں نہیں ایکسٹینڈ کیا, تو یہ جواب ہے. وہ کہہ رہی کہ ایک صوبہ جب کھولتے تو سندھ پریشر آتا ہے. کیونکہ لوگ ڈیفائنس میں کھول رہے ہیں. میں آ رہی ہوں شائستہ صاحبہ, میں آ رہی ہوں آپ کی طرف, میں آ رہی ہوں. بیوٹی سیلونز پنجاب میں کھل گئے ہیں. سندھ میں مجھے بیوٹی سیلون اونرز نے جو ہے فون کر کے میسج کر کے میری لعنت ملامت کریے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ ہمارا روزگار بند کرنا چاہتے ہیں, پنجاب میں کھول دیا تو آپ کیوں نہیں کھول رہے. میں کہتی ہوں یہ ہائی ٹرانسمیشن پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کیوں پنجاب میں نہیں ہے. یہ لاجک کون سمجھائے کہ باقی صوبے یہ فیصلہ کر لیں یا وفاق یہ فیصلہ کر لے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ کے دباؤ آتا ہے. شائستہ صاحبہ کی ذرا میں بات سن لوں, وہ بھی 2,23,000 پنجاب میں ہوئے, 1,67,000 سندھ میں ہوئے. آپ کے ٹیسٹ کم ہیں, پنجاب کے ٹیسٹ زیادہ ہیں. آپ کے اس کے باوجود یہ بات ہے کہ جہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں جیسے کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو آپ کو کیسز بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں. جی شائستہ صاحبہ, یہاں کوئی مقابلے بازی تو ہے نہیں. تو آپ نے کہا نا ٹیسٹ کم ہو, میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹ بھی زیادہ ہو. ایگزیکٹلی بیچ میں آپ لوگ ٹیسٹ کم کر رہے تھے, آپ لوگ 500 ٹیسٹ پر ڈے کر رہے تھے. چلیں شائستہ ملک صاحبہ کی بات ذرا پلیز سنیں. یہ آپ کی یاسمین راشد صاحبہ نے خود فرمایا ہے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, گاٹ یور پوائنٹ. میں شائستہ صاحبہ کی ذرا بات سن لیں پھر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں سعدیہ, ایک تو یہ پہلی بات تو یہ جو عباسی صاحب لگے ہوئے, یہ مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی اچھی چیز میں مقابلہ کرتے تو اچھا ہوتا. اور دوسری بات, میں اپنے بھائی مظہر عباس سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کس نے کیا کیا. دیکھیں جب پورے پاکستان میں پی پی کٹس کا, پرسنل پروٹیکٹیو کٹس کا شور مچا ہوا تھا اور ڈاکٹرز کا ایک شور تھا اور ان بیچاروں کو ایکسپوز کیا جا رہا تھا, اس وقت شہباز شریف نے 35,000 کٹس ڈسٹریبیوٹ کروائی ہیں اپنی پارٹی ورکرز سے. اور پنجاب میں اور تمام ہر پورے پاکستان میں جو بلدیاتی ان کے نمائندے ہیں, انہوں نے راشن کی ڈسٹریبیوشن, انہوں نے آگاہی لوگوں کو پہنچانے کی کوشش, سب کچھ کیا ہے. یہ وہ بلدیاتی لوگ ہیں جس کو پری میچور ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارا تھا جو لاپتہ ہے. اور دوسری بات, 4 سیکٹری یہ جو ہیلتھ ہے وہ بدلے جا چکے ہیں ان حالات میں. سعدیہ ان کی سیریسنس دیکھیں, 4 سیکٹری ہیلتھ, اور جی کون ہے منسٹر آف ہیلتھ, کون ہے وہ, کہاں ہے. مطلب ویسے تو بہت شور ہوتا تھا کہ جی فورن منسٹر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے, اب کہاں ہیلتھ منسٹر ہے, اور وہ آ کے کیوں نہیں اپنی رسپانسبلٹی لیتے اور کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے اور ایز اے رول ماڈل سامنے آتے. دیکھیں بات اس وقت مقابلے کی نہیں ہے. اگر سعدیہ آپ کو یاد ہو تو جب اے پی ایس کا وہ سانحہ ہوا تھا تو میاں نواز شریف نے جو کنٹینر پہ چڑھے ہوئے لوگ تھے ان سے بھی جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ آؤ بیٹھو, سر جوڑو اور کوئی ملک اور قوم کے لیے جو بہتر فیصلہ ہو وہ کرو, اور ہوا تھا بہتر فیصلہ. تو آج بھی ہم نے پولیٹیکلی ہاتھ بڑھایا تھا, لیکن جب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا. اگر یہ کہا جائے کہ ایک صوبہ یہ کہے کہ جی ہمارے ہاں اموات کم ہیں, دوسرے صوبے میں اموات زیادہ ہیں, یہ واقعی مقابلے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک, گاٹ یور پوائنٹ. میں مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ ذرا شوگر بحران کے کمیشن کے حوالے سے, ان کی رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, جس پر آج بہت پریس کانفرنسز ہوئیں, جس پر بہت سوالات آج اٹھائے گئے. بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک طرف کرونا کے حوالے سے حکومت پر تنقید ہو رہی تھی. آج جو پریس کانفرنسز ہوئیں جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ جو حکومت چینی کو قابو نہیں کر سکی وہ کرونا کو کیسے قابو کرے گی. تو شائستہ صاحبہ پہلے میں آپ کا پوائنٹ آف ویوز پہ جاننا چاہوں گی. آج انہوں نے کہا ان 4 لوگوں کے نام لیے جن کا ذکر انکوائری کمیشن کے رپورٹس میں ہے ہی نہیں. پھر جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے کافی سارے سوال جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے رکھے. یہ عمران خان صاحب, عثمان بزدار, عبدالحفیظ شیخ اور اسد عمر صاحب, ان کو کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن کی اس رپورٹ کی بھی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہونا شروع ہو گئی ہے.
सादिया, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत इमरान नियाजी साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिक की। देखिए 2017 में PMLN ने एक एनेक्ट किया था, सेक्शन 15 द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ये PMLN का था कि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो दे हैव टू बी मेड पब्लिक। सो इसमें कोई इन्होंने तो बहुत कोशिश करनी थी, ये पब्लिक होनी ही नहीं थी ये कि, लेकिन ये भी आप एक दफ़ा क्लियर कर लें कि ये जो हमारे ज़माने PMLN के ज़माने में ये हुआ था तो उसकी वजह से इट वाज मेड पब्लिक। एंड सेकेंडली देखें, अगर उस एक्ट की वजह से आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक हुई, कर ही नहीं, ये पब्लिक हुई जी वो एक्ट, हाँ जी, ये वो एक्ट वाज इन 2017 में, ये लीगली बाउंड हैं टू मेक दैट पब्लिक, क्योंकि वो एक्ट जो था कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इनको करनी। बट आपको भी पता है हमारे यहाँ हुकूमतें जो है वो बहुत सारे मामलों में लीगली बाउंड होती हैं, लेकिन अगर नहीं करना विल ना हो तो नहीं भी होती वो चीजें ना। तो बात सुने, लेकिन आपको पता है इसी मुल्क में कैसी कैसी चीजें लीक भी हो जाती हैं जब चाहते हैं। तो चंद साहब ने, मुझे नहीं पता सादिया, चंद साहब ने बैठ के चैनल पे कहा था कि ये लीक की गई है, तो उसमें क्या मंतक थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जी मैं एक बात जानती हूं कि देखें, ये सब्सिडी देना या लेना उसकी तो बहस ही नहीं है, वो तो तमाम ममालिक में होता है और वक्त जरूरत होती है जब अपने मुल्क में से वाफर, जरूरत से वाफर मकदार में कोई भी चीज हो तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आती है। पॉइंट इज कि जब मुल्क में शॉर्टेज थी, जब इनको बार बार फूड सिक्योरिटी वाले बता रहे थे कि चीनी की किल्लत होगी, चीनी नहीं है, तो फिर ये फैसला क्यों किया? और फिर वो इतने मासूम बुजदार साहब हैं जिनको बार बार बताया गया कि आप ये नहीं करेंगे, तो वो उन्होंने कमीशन उसमें इंक्वायरी कमीशन में जाके कहा कि उन्हें तो मीटिंग भी कोई याद नहीं है कि कोई ऐसी हुई थी। अब देखें ECC में कोई फैसला हुआ तो आप जो चोरी करने की इजाजत देता है उसको पकड़ेंगे या उनको पकड़ेंगे जिन्होंने उस इजाजत मिलने पे चोरी की? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, चोर चोर ठीक है, इजाजत देने वाला है कि या? और दूसरी बात, अगर आज शायद देखें एक बात और सही है, लेकिन आज जो हम देख रहे थे ऑपोजिशन होती है, लेकिन एक मिनट जो ऑपोजिशन होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, हुकूमत तो सारा कुछ लेके लीगल फोरम्स पे जाए ना, वहां जाके बात करे। वो रोज ये सर्कस सजा के क्यों बैठ जाते हैं और वो क्यों ये रोज करते हैं? जाए राइट फोरम्स पे। शाहिद ने कहा है, जो शाहिद ने अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो इन चार लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। फिर अगर कमीशन की आप रिपोर्ट देखें तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का उन्होंने नाम लिखा हुआ है कि 29 अरब में से सिर्फ और सिर्फ 20 अरब तो उन्होंने बतौर वजीर आजम जो है वो सब्सिडी दे दी थी, उनका नाम है। हुकूमत कहती है वो जवाब दें। सुलेमान शहबाज साहब का नाम वो लेते हैं, लेकिन मुझे ये बता दें जिसके भी नाम है और जो हुकूमत की शिकायत है वो भी कितनी जस्टिफाई, दोनों दें। सही है, मैं यही सवाल मजहर साहब से कर रही हूँ कि जो हुकूमत कह रही है वो भी क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? असल चीज तो ये है। और दूसरा, चले अच्छा मजहर अब्बास साहब, आप जरा, आपने सुन ली पूरी गुफ्तगू, आप अपना एनालिसिस दे दें इस पे। देखिए, अभी फिर मैं जब शुरू में मैं गैर संजीदगी की बात कर रहा था तो यही है कि अभी हम कोरोना से कमीशन पे आ गए और यही सूरत हाल है। अब मुझे बताएं, ऑपोजिशन ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कोरोना पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसी पे थी ज्यादा, कमीशन पे की हैं। उस पे बात सुने, ऑपोजिशन के पास और क्या रास्ता है? ऑपोजिशन के पास और क्या रास्ता है? ऑपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं है। और नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी आपने खुद ही मिसाल दी थी शुरू में कि हमारे 35,000 हमारे काउंसलर्स, हमारे ये सारे एक्टिव थे। हालांकि उस पे भी मैं सवाल कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बिल्कुल है ना, तो यही बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें। देखिए, कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का पब्लिक करना इंपॉर्टेंट नहीं, कमीशन हुआ, कमीशन बना, कमीशन ने इंक्वायरी की, एक रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बहुत से लोगों के नाम आए हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। गवर्नमेंट का काम अब उनको इन्फोर्स करना है। गवर्नमेंट का काम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम एक रिकमेंडेशन, एक ऑफिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, उससे इन्फोर्स करें। उसमें शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं, शाहिद खाकान अब्बासी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं।
جب آپ پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں, جس جب کا آپ بھی نام ہے, blame بالکل game کرتے ہیں, تو آپ رپورٹ کی کریڈیبلٹی کو, رپورٹ کے کنٹینٹ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. جب آپ اس میں صرف ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اور پوری پریس کانفرنس میں 90% آپ صرف اپوزیشن کو اٹیک کریں گے اور 10% جو ہے وہ کہیں گے ہاں جی یہ لوگ بھی شامل ہیں, تو وہ آپ ایک ایسی رپورٹ کو جس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے بائی اینڈ لارج, اس کو آپ نے متنازع بنا دیا. اب شہزاد اکبر صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شاید یا سچ کو پروف کریں. کمیشن نے ایک رپورٹ دیا, آپ اس کو انفورس کریں. اچھا ٹائم بھی تھوڑا ہے, میں چاہ رہی ہوں عباسی صاحب کا اور شرمیلہ صاحبہ کا بھی اس پہ ذرا پوائنٹ آف ویو آ جائے. پہلے شرمیلہ صاحبہ آپ بھی مکمل کر لیں, پھر میں آخر میں عباسی صاحب سے جان لوں گی کہ یہ ریکوری کرنے کا کہا گیا اس رپورٹ کے اندر, جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ جی ریکوری کریں, جن کسانوں کو نقصان ہوا ہے وہاں پیسے دیں, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, وہ ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ سعدیہ دیکھیے, یہ کمیشن بنا تھا کہ چینی کرائسس کیوں ہوا, چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ کیوں بڑھی, اور کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور قوم کو نقصان ہوا. ٹھیک ہے, اب چینی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا وہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہوا. ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی ہے؟ ای سی سی میں تو پرائم منسٹر نے بیٹھ کے دی ہے. تو پہلے تو پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کریں, ان کو انکوائری کمیشن بلائیں, ان سے پوچھا تو صحیح کہ آپ نے کس طریقے سے یہ اجازت دی ہے. پھر آپ کے لوگ خسرو بختیار, جہانگیر ترین, آپ نے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نواز دیا. پھر آپ لے آئے ایمنسٹی اسکیم, کنسٹرکشن کی, صحیح ہے, وہ کالا دھن وہاں سے جا کے ادھر سفید ہوگا. ٹھیک ہے, جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے جو انوالوڈ ہیں یہ پیسے واپس نہیں آنے وہ والے, عہدوں پر موجود ہیں, اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ سب سے پہلا سوال وہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ ماضی کے لیڈر سے بہت مختلف ہے, کہ ہائی مورل گراؤنڈ لیا کہ وہ چینی کا کرائسس جو شاہد خاقان صاحب کے دور میں بھی آیا, نواز شریف صاحب تو خود اس چینی مافیا کے کارٹل کو لیڈ کرتے تھے, زرداری صاحب اور اومنی گروپ کی اپنی شوگر ملیں تھی. تو پہلی دفعہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہونے کا ثبوت دیا اور وہ مافیا کا حصہ نہیں تھا. سنیں, یہ تو ان کی باتیں ہیں نا. یہ پہلے تو آپ سب عمران خان کو سلوٹ کریں کہ آج اس رپورٹ کے حوالے دے رہے ہیں, کسی مائی کا لال نے وہ رپورٹ بنائی ہے, اسی بات پہ آپ چپ ہو جائیں, اسی بات پہ شرمندہ ہو جائیں کہ 10 دفعہ چینی کا کرائسس آیا اور نہ نواز شریف صاحب نے, نہ شاہد خاقان صاحب نے, اور نہ زرداری صاحب نے یہ جرت کی کہ اس مافیا کو ایکسپوز کرے, کیونکہ چینی کا منافع ان کے گھروں میں جا رہا تھا. اسی لیے قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا. اب باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی, اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ آپ کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا بات کرنے کا. صرف عمران خان کو سلوٹ مارے کہ جنہوں نے اس سارے مافیا کو ایکسپوز کر دیا. لوکسٹ کا ایک اور مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہے آپ کے سر پہ, لوکسٹ کا مسئلہ آپ کے سر پہ کھڑا ہے. یہاں پہ جو کورونا کا وائرس ہے, جو کرپشن کا وائرس ہے, جو لوکسٹ ہے, سب انشاءاللہ شرمیلہ صاحبہ, مظہر عباس صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.